अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ये प्रो सेक्शन से रिलेटेड है, सेकेंड ईयर इंग्लिश। प्रो सेक्शन में मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इन दोनों वीडियोस में प्रो सेक्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इन वीडियोस की, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ये वीडियोस जो है बेसिकली आपके ना सिर्फ एमसीक्यूज के लिए अहम होंगी, बल्कि ये साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चैप्टर में से ही कोई पैसेज आता है तो उन चैप्टर का रिव्यू भी आपको इसके साथ मिलेगा, और साथ साथ उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी आपको समझ में आएंगी। तो इन वीडियोस को आपने पूरा देखना है, उसकी वजह सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में तीन तीन या तकरीबन 3.5 चैप्टर कवर करूंगा। 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटा पहला चैप्टर है, तो इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू है द 20 मिनट मिसेस ओकेंटा वाज रिटन बाय। तो इसके राइटर है फ्रैंक ऑर्थर, सी फ्रैंक ऑर्थर, नाम याद रखिएगा, फ्रैंक ऑर्थर। 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटा इज अ मेलोड्रामा, is a melodrama. Besides being a novelist and playwright, Frank Arthur was a civil servant. Civil servant, novelist और dramatist के साथ साथ वो civil servant भी थे। Frank Arthur was born in London in 1902, 1902, लंदन में 1902 में पैदा हुए। फ्रैंक आर्थर फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज, फ्रैंक आर्थर की जो पहली पब्लिकेशन थी उसका नाम था हु किल्ड नीटा मॉल, हु किल्ड नीटा मॉल। फ्रैंक आर्थर फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज republished by Penguin Books was The Silver Harbor Mystery, The Silver Harbor Mystery, option C. The scene of 20 Minute Mrs. O'Kentuck has been laid in वेटिंग रूम ऑफ ए स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन। जो सीन था वो स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन का था, वेटिंग रूम ऑफ ए स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन का है। द पोर्टर, पोर्टर कहते हैं कुली को, जिन्होंने मिसेस ओकेंटप को एक वर्ड से पुकारा, वो वर्ड क्या था? लव। आपको याद होगा इस पूरे ड्रामे में कुली जो है मिसेस ओकेंटप को एक नाम से पुकारता है, वो है लव। द टाइम दैट हैज बीन मेंशन इन द प्ले, वक्त कौन सा इसके अंदर दिखाया है? स्ट्रॉमी विंटर इवनिंग, स्ट्रॉमी विंटर इवनिंग, याद रखिएगा। Who turned the gas full on and lights the fire from Mrs. O'Kentup in railway waiting room? Porter. पोर्टर वो था जिसने गैस लाइट को फुल ऑन किया था। The total number of character in the play is 3: gentleman, lady और porter. When the scene of the play start with the waiting room is almost in darkness, जब सीन स्टार्ट हुआ था तो वेटिंग रूम तकरीबन अंधेरे में था। The theme of the play is based upon traditional theme of revenge, बदला, theme revenge थी। When the scene of the play start, the porter into room, पोर्टर किसके साथ कमरे में दाखिल हुआ? विद द लेडी, लेडी के साथ, जिनके बारे में बाद में पता लगा था कि वो मिसेस जॉडी ओकेंटप है। द लेडी कैरी अ सूटकेस, लेडी के हाथ में एक सूटकेस था, दैट हैज अ टाई ऑन लेबल, जिसपे उनका नाम लिखा हुआ था। द स्पीच एंड ड्रेस ऑफ द लेडी डिफाइन हर, जो कपड़ा था, जो कपड़े पहनी हुई थी खातून, और जो उनके बात करने का अंदाज था, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था एज अ वाइफ ऑफ ए prosperous professional or businessman. The color of the hair of Mrs. Okenta was mouse brown. Mouse brown उनके बालों का कलर था। Which of the following defined that lady in the railway waiting room is a married woman? A wedding ring, जो wedding ring थी उसने बताया कि वो शादीशुदा है। The speech and dress of the gentleman define him as a clerk. जो gentleman उस कमरे में दाखिल हुआ, उसका हुलिया इस बात को डिफाइन कर रहा था, या उसकी बातचीत इस बात को डिफाइन कर रही थी जैसे वो कोई क्लर्क या सुपीरियर आर्टिशन हो। तो जेंटलमैन, जिसके लिए ही का वर्ड इस्तेमाल किया, मिसेस ओकेंटप वेटिंग रूम में कितनी देर के लिए थे? 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए थे, क्योंकि ड्रामे का नाम भी है 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटप।
The gentleman he and Mrs. O'Kentop are in the waiting room for changing the loop line to Stanthorpe. वो दोनों स्टेनथोप जा रहे थे जहां मिसेस जॉडी ओकेंटप रहती थी और जेंटलमैन उनसे बदला लेने जा रहा था. The gentleman had seen the photograph of Mrs. O'Kentop in a newspaper. न्यूज़पेपर में तस्वीर देखी थी. The gentleman was previously informed that Mrs. O'Kentop was, पहले उस आदमी को ये पता था या उसने सुना था मिसेस ओकेंटप के बाल जो है वो बनाना ब्लॉन्ड है. The perception of the lady about casual and chance meeting is that chance meeting और casual meeting के बारे में खातून का मतलब मिसेस ओकेंटप का क्या ओपिनियन था. वो ओपिनियन ये था कि डू नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन लाइफ, कि ऐसी मीटिंग्स जिंदगी में कोई फर्क लेकर नहीं आती. जबकि इसके बरक्स जो जेंटलमैन था उसका रवैया या उसका ओपिनियन कैजुअल मीटिंग को लेके क्या था, समटाइम दे में ऑल्टर वंस लाइफ, कभी कभी ये मीटिंग जिंदगी बदल देती हैं. ये जेंटलमैन का ओपिनियन था. खातून तो इस बात पे यकीन नहीं करती थी. For proving the idea about casual meeting, the gentleman narrates an account when he was in Korea. एक कहानी सुनाई थी उसने अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि कैजुअल मीटिंग कैसे इंसान की जिंदगी में फर्क डालती हैं. तो जो कहानी नरेट करी थी वो कोरिया की थी और कोरिया में वो ईयर क्या था, जून 1953 का ईयर था. ईयर और मंथ जून 1953. जेंटलमैन कह रहा है when he was severely injured in Korea he met a girl. जब वो कोरिया में इंतहाई जख्मी था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई who just smiled, जो उसको देख के मुस्कुराई. when he got consciousness, जब वो होश में आया. just smile. The smile of the Korean girl made he feel that, उस बच्ची की मुस्कुराहट ने उस जेंटलमैन को एहसास दिलाया कि अगर उसकी बेटी, how his daughter would have been, कि उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो ऐसी होती. When Mrs. O'Kentop killed 2 people, she was driving at 50 miles an hour. जिस एक्सीडेंट में उस जेंटलमैन की बेटी और क्या कहते हैं वाइफ मरी, उसमें मिसेस ओकेंटप की गाड़ी की स्पीड 50 माइल्स थी. मिसेस ओकेंटप ने ओवरटेक करा बस को ब्लाइंड बैंड पे और क्या देखा कि क्या आ रही है सामने से, लॉरी. मिसेस ओकेंटप killed 2 people in a motor accident because she was driving fast for a bet. शर्त लगी थी इसलिए तेज गाड़ी भगा रही थी. Mrs. O'Kentop killed 2 people in a motor accident because of bet of merely, वो शर्त सिर्फ कितने की थी, 5 pounds, सिर्फ 5 pounds, ऐसा लगा लीजिएगा इसमें उसकी शर्त थी. Mrs. O'Kentop was sent to prison for, Mrs. O'Kentop को जेल भेज दिया गया कितने महीनों के लिए, 18 months. Mrs. O'Kentop got away with 18 months in prison because Mrs. O'Kentop एक मर्डर से बच गई और 18 महीने की जेल मिली. क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि एक्सीडेंट के टाइम उन्होंने उस औरत और बच्ची को नहीं देखा, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिला. तो कंसीलिंग हर आइडेंटिटी, मिसेस ओकेंटप टक द लेबल ऑन अ सूटकेस अंडर द flap. When the motor accident occurred, the wife and daughter of the man were walking on a pavement. फुटपाथ पे चल रहे थे जब मिसेस ओकेंटप ने उस जेंटलमैन की बीवी और बच्ची को हिट किया. तो वो बीवी और बच्चे फुटपाथ पे थे, चल रहे थे, गुजर रहे थे. Mrs. O'Kentop said in the trial that she did not see the pedestrian on the pavement due to the advice of. Mrs. O'Kentop ने बयान क्यों दिया, किसके कहने पे यह बयान दिया कि उन्होंने एक्सीडेंट के टाइम उस औरत और बच्ची को नहीं देखा. ये मशवरा उनके काउंसिल, उनके वकील ने उनको दिया था. When the man took out of his revolver for killing Mrs. O'Kentop, the porter came to inform them that the train won't be in till 9:05. 9:05 से पहले वो ट्रेन नहीं आएगी. कुली ने आके ये अनाउंसमेंट करी उस वक्त जब वो जेंटलमैन मिसेस ओकेंटप को मारने के लिए रिवॉल्वर निकाल चुका है. जेंटलमैन किल मिसेस ओकेंटप विद अ रिवॉल्वर शूट. Sometime one of these brief casual meeting may alter your life. ये ऑब्वियस सी बात है, ये जेंटलमैन का स्टेटमेंट है क्योंकि जेंटलमैन इस चीज पे बिलीव करता था कि ये छोटी छोटी मुलाकात, चांस मीटिंग, कैजुअल मीटिंग जिंदगी को बदल देती है. Vengeance is not wickedness. It is not wicked to punish the evil doer. Who is evil doer? Mrs. O'Kentop. Mrs. O'Kentop ही थी ना जिन्होंने गलत किया था. No, I beg for my dad, kill me, blot out that picture which is always before my eyes and which I cannot endure.
ये स्टेटमेंट किसकी थी कि मिटा दो वो तस्वीर जो मेरे आंखों के सामने हमेशा रहती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? मिसेस ओकेंटक की थी। स्टूडेंट अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, चैप्टर नंबर 2। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह एमसीक्यू सुनने के बाद थोड़ी आसानी होगी। बहरहाल मेरा इरादा ये भी है कि मैं वर्ड्स मीनिंग की भी एक वीडियो बना के कल तक आपको शेयर करूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट को लिखने वाले राइटर बर्ट्रांड रसल कब पैदा हुए? 1870 में। अच्छा डेथ याद रखिएगा, इनकी जो है 18 आई थिंक 1872 में पैदा हुए। हाँ 1970 में इनकी डेथ हुई ना, 1872 में पैदा हुए, 1970 में इनकी डेथ हुई, तो उम्र इनकी 98 ईयर थी, 1872 में पैदा हुए, सॉरी। Besides being famous as a writer, he was an eminent mathematician and philosopher. वैसे बर्ट्रांड रसल को लोग वेस्ट का अल्लामा इकबाल भी कहते हैं। Most popular work of Bertrand Russell have been notable for their introduction of scientific attitude into the discussion of politics and sociology. Bertrand's first book was Principia Mathematica. ये बहुत important MCQs है, पहली किताब। The reawakening of East is one of those enormous movement, enormous कहते हैं बड़ी को, that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये कहता हूं कि एशियन कंट्रीज या ईस्टर्न कंट्रीज दोबारा से पावरफुल होंगे, तो ये बात आपको समझ में उस वक्त आएगी जब आप तारीखी पस मंजर के लिहाज से इसको देखेंगे। Alternation of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. 2000 साल उससे भी ज्यादा अरसे से ये alternation चल रही है। In the earliest history, the predomination was of the सबसे पहली जो शुरू में प्रीडोमिनेशन थी वो किसकी थी? ईस्ट की थी। क्योंकि आपको याद होगा क्लास में बकायदा मैंने एक चार्ट बनाया था और मैंने बताया था कि सबसे पहली हुकूमत ईस्ट की थी, उसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन थी और पर्शियन थे, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of Greece. वेस्ट को सिविलाइजेशन पहली दफा जो मिली, लीड इन सिविलाइजेशन मतलब तहजीब याफ्ता कौमों में जो उनको पहली दफा लीड मिली, वो राइस ऑफ ग्रीस की वजह से मिली। द वेस्ट however acquired the lead in power with the conquest of Alexander. सिविलाइजेशन में जो लीड मिली वो ग्रीस की वजह से मिली, राइस ऑफ ग्रीस, और कॉन्क्यूस्ट कौन सी थी जिन्होंने पावर दिलाई? वो अलेक्जेंडर की थी, फतुहात। The West was dominant for 7 or 8 centuries from the conquest of Alexander until the fall of Rome. जब तक रोमन एम्पायर तबाह नहीं हुई तब तक वेस्ट डोमिनेंट रहा, और उसका ड्यूरेशन तकरीबन 7-8 सदियां हैं, 700-800 साल। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले ईस्ट सिविलाइज था, उसके बाद वेस्ट को सिविलाइजेशन मिली, और वेस्ट की सिविलाइजेशन में राइस ऑफ ग्रीस का बड़ा किरदार था और अलेक्जेंडर की फतुहात का बड़ा किरदार था, जिसके बाद वेस्ट में एक रोमन एम्पायर बनी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जो तबाह हुई, और जब तक वो तबाह नहीं हुई तब तक वेस्ट दुनिया में डोमिनेंट रहा, और वो तकरीबन 700-800 साल का वक्त था, याद रखिएगा। Until the fall of Rome, जब the West was dominant both in power and culture for some 7 or 8 centuries. ऊपर आया था, ऊपर ये देखें। अच्छा, The West lost its domination through the war. जो वेस्टर्न पावर को डोमिनेशन मिली, रोमन एम्पायर बना, वो कैसे तबाह हुआ? वो जंगों की वजह से तबाह हुआ, जिसमें रोमन एंड जर्मन, इस जंग का बहुत बड़ा जिक्र है, जिसमें जर्मन ने रोमन को हरा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रोमन जैसा मकाम नहीं हासिल कर सके थे। लिखा हुआ है, देखें अगला एमसीक्यूज, हु वाज सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द रोमन पावर? ऑब्वियस है जर्मन ने तबाह किया, लेकिन जर्मन रोमन को तबाह करने के बाद खुद उस सीट पे नहीं बैठ सके, क्योंकि जर्मन जो थे वो बारबेरिक ट्राइब थे, जहालत पे मबनी उनके कबीले थे जिन्होंने हमला किया था। Very large part of what had been the Roman Empire were conquered by Islam during the great days of खिलाफत। उसके बाद जब रोमी तबाह हुए, जर्मन ने उनको तबाह किया, उसी के बाद जो है मुसलमानों का एक नया जो क्या कहते हैं, एक नई सिविलाइजेशन
इस्लाम के नाम से शुरू हुई अरब से, और वो खिलाफत के दौर में फिर पूरी दुनिया में फैल गई, और जो रोमन एम्पायर था उससे बड़ी सल्तनत बनाई मुसलमानों ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली हुकूमत जो ईस्ट की थी, जिसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन, इंडस वैली और पर्शियन। उसके बाद वेस्ट आया, वेस्ट ने रोमन एम्पायर बनाई, रोमन एम्पायर तबाह हुई, फिर इस्लाम आया, और इस्लाम ने फिर जो डोमिनेंसी करी वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से भी बड़ी सल्तनत बनाई, स्पेशली खिलाफत के दौर में। इन्होंने कहा द सुपरमेसी ऑफ ईस्ट वाज नॉट ओनली मिलिट्री, साइंस, फिलोसफी, पोएट्री एंड आर्ट, आल्सो फ्लोरिश इन चाइना एंड मोहम्मदन वर्ल्ड एट द सेम टाइम व्हेन द यूरोप वाज संक इन बार्बरिज्म। ईस्ट की जो सुपरमेसी थी वो मिलिट्री के अलावा साइंस में भी थी, फिलोसफी में भी थी, पोइट्री में भी थी, आर्ट में भी थी, और ये ईस्ट दो जगहों पे फैल रहा था, एक चाइना में, एक मोहम्मदन वर्ल्ड, मतलब जहां जहां इस्लाम था वहां, और यूरोप उस वक्त जहालत में, बार्बरिज्म में डूबा हुआ था। और यूरोप उस दौर को अनपार्डनेबल इंसॉलिडिटी करता है, मतलब ना काबिले माफी दौर कहता है, जिल्लत पे मबनी दौर कहता है। उस दौर को उसने नाम दिया है डार्क एज। ये वो दौर था जब मुसलमान दुनिया पे डोमिनेंट थे और चाइनीज, और यूरोप जहालत में था, और यूरोप उस एज को डार्क एज कहता है। और ये तकरीबन अल्लाह के नबी जो 571 एडी में आया उसके बाद खिलाफत चली, मतलब 7वीं सदी के बाद के दौर की बात कर रहा हूं मैं, टिल 12-13वीं सदी तक। It was only Europe that it was dark indeed. Only in Christian Europe, the Mohammedan Europe had a brilliant culture which was Spain. इन्होंने कहा कि यूरोप पूरा जहालत में डूबा हुआ नहीं था, वो एरिया जहां यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी वहां जहालत थी, जहां इस्लाम था वो फ्लोरिश था, जैसे स्पेन। कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर ऑफ वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। उसके बाद एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी कोलंबस और वास्को डी गामा ने कोई डिस्कवरी करी, जिसमें अमेरिका भी की डिस्कवरी भी है, वो एक नई सल्तनत की बुनियाद डाल गया। The Western world, however, gradually climb out the abyss of barbarism and its main weapon. Western world climb out, बाहर निकले क्या कहते हैं, जहालत के दलदल से, और उनका वेपन क्या था? साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को दोबारा ताकत दिलाई। Once again at the time of fall of Rome, ये टॉल नहीं है, ये फॉल है, गलती हो गई। अच्छा, at the fall of Rome, the war was so enfeebled Europe, it was no longer able to hold Asian subjection. The war was fought between German and other Occidental. मतलब कह रहे हैं कि जब वेस्ट ने दोबारा ताकत ले ली तो हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। जिस तरह रोमन और जर्मन आपस में लड़के तबाह हुए थे, वैसे ही जर्मन की दूसरी कौमों से लड़ाई हुई और यूरोप कमजोर हुआ। अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप की फ्रीडम को एक थ्रेट मिला, एक मुआहदे से, जो मुआहदा मॉस्को जो कैपिटल है रशिया का, पेकिंग जो कैपिटल है चाइना का, अब उसका नाम बीजिंग है, मॉस्को विद पेकिंग। For centuries, Asia has suffered under the insolence of white men, गोरे लोग। There's only one imperialism which now offer any manage to Asia. सिर्फ एक ही imperialism है जिससे एशिया को खतरा है, वो है रशिया। फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म क्या है? जर्मन है। रिजीम ऑफ कम्युनिज्म किस तरह इंपोज की जाती है? मिलिट्री के जरिए। कम्युनिज्म मिलिट्री के जरिए लीड करता है। बर्ट्रांड इस बात को कंसीडर करते थे, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो रिग्रेटेबल है लेकिन वो जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना आप मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। रिग्रेटेबल है मतलब उसके कुछ नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी वो जदीद दुनिया में सर्वाइवल के लिए सबसे अहम चीज है, वो है इंडस्ट्रियलिज्म। इंडस्ट्रीज की मिसाल दी थी उन्होंने, तो कहा था कि बिना इंडस्ट्री के आप अपनी आज़ादी को महफूज नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल उन्होंने इंग्लैंड की दी थी कि इंग्लैंड ने 19th सेंचुरी में, और आज रशिया और अमेरिका ने अपनी मोनोपोली बनाई है। किसके जरिए बनाई है? मशीन प्रोडक्शन के जरिए बनाई है। आप इंग्लैंड को देखें, रशिया को देखें, अमेरिका को देखें, जब ये तीनों ताकत में आए मशीनरी के जरिए आए। इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मशीनाइजेशन, कि मशीनरी के खिलाफ बात करना बेकार, मैकेनाइजेशन के खिलाफ बात करना बेकार है, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर है। और जो इसको प्रिजर्व, जो इसको इस पे पीछे रह जाएंगे, उनको अपनी आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, एक किताब छपी थी जिसमें इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ एहतजाज लिखे गए थे। उस किताब का नाम था कार्लाइल्स, ये राइटर है थॉमस कार्लाइल्स, जिनकी किताब का नाम था पास्ट एंड प्रेजेंट। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। थॉमस कार्लाइल्स किताब राइटर है, पास्ट एंड प्रेजेंट उनकी किताब का नाम। इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी गांधी की। उन्होंने कहा कि गांधी का हद से ज्यादा लोगों पे इन्फ्लुएंस था अपने मुल्क के मानने वालों पे, लेकिन गांधी जी भी अपने स्पिनिंग व्हील को, चरखे को रिस्टोर करने में नाकाम हुए। गांधी साहब का मानना था कि मशीनरी का इस्तेमाल कम किया जाए, हाथ से काम किया जाए, तो गांधी जी भी इस चीज को इन्फ्लुएंस करने में नाकाम रहे। स्पिनिंग व्हील बेसिकली सिंबल है सोशल फिलॉसफी का। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कपड़ा बनता है। द मोस्ट सिनिस्टर, इंतहाई गुनाहगार एप्लीकेशन साइंटिफिक टेक्निक की अगर कुछ है तो है वेपन्स ऑफ वॉर, जंग के हथियार। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, A great civilization has never been cosmopolitan. कोई भी बड़ी कौम अपने कल्चर को मिक्स नहीं कर सकती। According to Bertrand Russell, it is based upon science and machinery. कौन सी चीज साइंस और मशीनरी पे बेस कर रही है? बर्ट्रांड रसल के मुताबिक मॉडर्न कॉस्मोपोलिटनिज्म आज साइंस और मशीनरी पे बेस कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो गई है दो बड़े ब्लॉक्स में, एक अमेरिका, एक रशिया। इन्होंने कहा एशिया जो है दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रखता है, और तीन बड़ी साफ सिविलाइजेशन आपको नजर आती हैं। वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन है? इस्लाम, इंडिया एंड चाइना। मतलब इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, इंडिपेंडेंस मीन फ्रीडम नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो ऑफ कल्चर। बर्ट्रांड रसल के मुताबिक आजादी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं होती, कल्चर की भी होती है। बर्ट्रांड रसल कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज टू बी टॉलरेबल। अगर इंसान की जिंदगी को काबिल बर्दाश्त रखना है, इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड। उसको मुकम्मल तौर पे मैकेनाइज्ड ना करें आप, वरना इंसान नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। इसके अंदर पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, लव और सिंपल जॉयज ऑफ लव को भी रखें। लेकिन ये सारी चीजें भूली जा चुकी हैं। कहाँ? कम्युनिस्ट फिलॉसफी में। जब से दुनिया में कम्युनिज्म आया है, पोइट्री को, म्यूजिक को, आर्ट को, लव को, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को लोग आज भूल गए, कम्युनिस्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, the West has displayed throughout the last few centuries extraordinary energy. लास्ट में उन्होंने बताया था कि गोरों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने इन 500 सालों में बहुत सारी एनर्जी दिखाई है। एनर्जी जिसकी अच्छी शक्ल भी है, बुरी शक्ल भी है। सही है ना? कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए। अच्छे काम में उसने कहा था कि दुनिया को डिस्कवर किया है एक कोने से दूसरे कोने तक, और बुरा काम क्या किया वो भी आगे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, African and Asian alike have been tortured and oppressed by energetic ingenuity of Western conquest. उन्होंने कहा कि अफ्रीका और एशिया पे तकरीबन एक जैसा ही टॉर्चर हुआ है, एक जैसा ही उन्होंने चीजों को बर्दाश्त किया है, वो है वेस्टर्न कॉन्क्यूस्ट। मतलब इन पे गोरों ने आके हमले किए, इन पे कब्जा किया है। All the necessities and comfort which might have ministered to human happiness have been, ये जो है वीटिएटेड है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बाय वन फैटल फॉल्ट दैट इज द लव ऑफ पावर अदर ह्यूमन बीइंग। इन्होंने कहा कि गोरों ने एनर्जी लगाई अपनी 500 सालों में, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अच्छे काम में उन्होंने दुनिया के लिए कंफर्टेबल चीजें बनाई, दुनिया के इंटरेस्ट के लिए चीजें बनाई, और दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने तक डिस्कवर किया। वहीं उनपे जो बुरा इम्पैक्ट आया, जो उन्होंने बुरा काम किया, वो ये किया कि वो दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए जो है एक उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, लव ऑफ पावर अदर ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, as long as there is uncertainty regarding the future and well-being of the world, he will continue to hope, and a large part of his world will be centered in the east. उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर, सही है ना, और कि उनको नजर नहीं आ रहा कि आने वाला वक्त क्या होगा, कुछ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी नजर आ रहा है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जब फेस एंड एप्रीहेंशन, सॉरी होप एंड एप्रीहेंशन, खौफ और अंदेशा अगर साथ हो, तो सॉरी उम्मीद और अंदेशा एक साथ हो, तो उम्मीद कर लेनी चाहिए, और उम्मीद उनको ईस्टर्न कंट्री से थी। आगे आते हैं स्टूडेंट अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है द डे द डैम ब्रोक।
डे द डैम ब्रोक, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है जेम्स थाबर। जेम्स थाबर जदीद दौर के फॉरमोस्ट अमेरिकन जो ह्यूमरिस्ट थे। उन्होंने एक द नेम ऑफ नेटिव टाउन, जो उनका नेटिव टाउन था जहां वो रहे हैं, उसका नाम है कोलंबस। एक बहुत अक्लमंद आर्टिकल्स लिखे और बहुत सारे, क्योंकि कार्टूनिस्ट भी थे ये, वो उन्होंने एक मैगजीन के लिए लिखे जिसका नाम था न्यूयॉर्कर मैगजीन। उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिससे ये चैप्टर लिया गया है जो आप पढ़ रहे हो, द डे द डैम ब्रोक। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय लाइफ एंड हार्ड टाइम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जेम्स साबर की डेथ 1961 में हुई। ये जो इंसिडेंट आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी माय लाइफ इन हार्ड टाइम से लिया गया है, तो उसमें से एक हार्ड टाइम वो बयान कर रहे हैं जिसका नाम है डे द डैम ब्रोक। और ये इंसिडेंट रिलेट करता है 1913 के फ्लड से, सैलाब से, जो ओहायो स्टेट में आया था, ओहायो रिवर में। डे द डैम ब्रोक एक गुड एग्जाम्पल है थर्बर्स व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट वॉज सार्डोनिक बट अफेक्शनेट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये अगर आप चैप्टर में देखें तो उसके अंदर लिखी हुई थी ये बात ना, चैप्टर जो आपका था डे द डैम ब्रोक, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई थी, द डे द डैम ब्रोक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ थाबर्स सार्डोनिक बट अफेक्शनेट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। र्यूमर थी बेसिकली डैम ब्रोक की, डैम टूटने की, वो 12 मार्च 1913 को फैली। कहां फैली? कोलंबस, ओहायो, ओहायो स्टेट है। द र्यूमर ऑफ द डैम बिगेन ऑन हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट वो जगह है जहां से र्यूमर स्टार्ट। ऑल द रनिंग एंड इंटेंगल इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट का मतलब होता है घर छोड़ के भागना, किसी जगह को छोड़ के भागना, खाली करना, सही है। डिस्टर्बेंस वाली जो इवैक्यूएशन हुई वो कहां हुई? ईस्ट साइड ऑफ द टाउन। ग्रैंडफादर थे ऑथर के, क्योंकि आपको याद होगा इस चैप्टर में उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सीडेंट नरेट किए, जिसमें से एक इवेंट जो उनके ग्रैंडफादर का था, जो उन्होंने कमांडर ऑफिसर, मिलिट्री के कमांडर की तरह बिहेव किया और लहराने लगे अपनी पुरानी आर्मी की तलवार हाथों में। और आपको याद होगा उसमें उन्होंने कहा था कि कोई नहीं भागेगा, हम फौजियों से लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगा था ऑथर के दादा को जैसे फौजी दस्ते ने उन पे हमला कर दिया। उस फौजी दस्ते का नाम था आई थिंक नैथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट। अच्छा तमाम, अच्छा ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। The grandfather of the author was taller than 6 feet and weighed almost 170 pounds. का वेट याद रखिएगा दादाजी का। In order to make their safety by running from the house, the author and his family had to stunt grandfather with the ironing board. दादाजी को बेहोश करना पड़ा था लोहे के बोर्ड से। At the time of dam scare, जब डैम टूटने का खतरा था, the water level in the west side was under 30 feet, 30 feet नीचे। James Saber said that during the rumor of the dam broke, they were all as safe as kitten under a cook stove. ये मुहावरा है, we all are safe as kitten under a cook stove. Darius Coningway, जो एक कॉर्पोरेशन लॉयर थे, हाई स्ट्रीट पे बैठते थे, वो पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन से एक वक्त उनसे मिलने आया हुआ था, उनसे बात कर रहे थे। ये जिसके अंदर बताया गया था ना कि पैनिक कैसे शुरू हुआ, हाई स्ट्रीट से शुरू हुआ, लोगों ने भागना शुरू किया। तो राइटर वहां की एक मंजरकशी कर रहे थे कि वहां एक वकील साहब थे जिनसे कुछ लोग मिलने आए हुए थे, और वो वकील साहब उनसे जूलियस सीजर की जबान में बात कर रहे थे। Later, when the panic had died down, Cittin Gina pointed out even if the dam had broken, the water level would have not risen more than 2 additional inches. मतलब जब पैनिक खत्म हो गया तो सिटी इंजीनियर ने पॉइंट आउट किया कि अगर डैम टूट भी जाता तो पानी का लेवल 2 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ता। Only a certain rise of water in dam could have caused the flood water engulf the east side of the town. The rise was of 95 feet. उन्होंने कहा था कि अगर डैम टूटता है तो ईस्ट की तरफ पानी को पहुंचने के लिए तकरीबन कितना राइज चाहिए? 95 फीट। How many people were absorbed in full flight after spreading the rumor that the dam had broken? 2,000. The mother of the author turned out all the fire and took with her dozen eggs and 2 loaves of bread.
एक साथ 1 दर्जन अंडे और 2 ब्रेड के लोव्स होता है। ऑथर्स मदर थॉट टू टेक रिफ्यूजी इन द डस्टी रूम ऑफ मेमोरियल हॉल। मेमोरियल हॉल में उनका रुकने का इरादा था। Who added color to the surging billows of people due to their dress uniform? यूनिफॉर्म की वजह से। तो वो कौन थे? स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, पुलिसमैन एंड आर्मी ऑफिसर। क्योंकि जब अपने यूनिफॉर्म में ये लोगों में मिल गए, जो लोग भाग रहे थे, तो हुजूम में ऐसे लगा जैसे कि कलर भर दिया। He trained to immediate obedience and always used to quick decision. Therefore started to run on hearing the voice of little girl crying go east. यहाँ एक बंदे की बात कर रहे हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने फौरन से फर्माबरदारी करनी है, फैसला लेना है। इसलिए वो उस लड़की की बात सुन के भाग गए, जो छोटी बच्ची गो ईस्ट चिल्लाती हुई जा रही थी, और वो कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे। बॉबटेल एंड रेक्टेक एंड वेलवेट गॉन, ये 2 फ्रेज हैं। इसमें से बॉबटेल एंड रेक्टेक का क्या मतलब है? पुअर एंड मैसी पीपल। The shouting, weeping, and tangled evacuation of the Columbus city lasted no more than 2 hours. रोना, चीखना, इधर उधर भागना, ये 2 घंटे से ज्यादा नहीं चला। Some people who were exhausted and could not run more climb out on trees in Franklin Park. कुछ लोग थक गए थे, भाग नहीं सकते थे, तो दरख्तों पे चढ़ गए। कौन से, कहाँ के दरख्त थे? फ्रैंकलिन पार्क के दरख्त। Order was restored and fear in the city was dispelled by means of militia men. इमरजेंसी फोर्सेज आई थी, आपको याद होगा, मेगाफोन पे चिल्ला रही थी। और क्या चिल्ला रही थी? द डैम हैड नॉट ब्रोकन। मैरी सालिस्ट एक जहाज था, पानी का जहाज। थर्बस आंट, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऑथर के साथ शेयर किया, वो कौन थी? एडियट टेलर। एक वुमेन मैनेज टू गेट अप ऑन द स्टेचू ऑफ, एक औरत स्टेचू पे चढ़ गई थी, उसका नाम था दीज आर माई ज्यूल्स। डॉक्टर मैलरी वॉज अ मैन विद वाइट बियर्ड लुक लाइक अ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑथर की आंटी अपने भतीजे को बता रही थी डॉक्टर मैलरी के बारे में, तो उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हें याद होगा, वाइट दाढ़ी, रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसी शक्ल। कौन था जिसको स्कैटिंग की आवाज, पानी की आवाज लगी? डॉक्टर मैलरी। डॉक्टर मैलरी एग्जॉस्ट हुए और कोलैप्स, थक गए कोलंबस स्कूल फॉर गर्ल्स में। डॉक्टर मैलरी वाज एक्सपेक्टिंग द कोल्ड फ्लोटिंग वाटर ऑफ द शोइटो टू स्विम इनटू ऑब्लिवियन। ये क्या है? एक लोकल रिवर। थिएटर में पिक्चर चल रही थी, वो मूवी किसकी थी? WS हार्ट। WS हार्ट कौन सा थिएटर? जिसमें ऑथर की आंटी बैठ के मूवी देख रही थी और लोगों के कदमों की भागने की आवाज आई, तो वो भी बाहर निकली, लेकिन उनको पता नहीं था। उन्होंने एक औरत से पूछा, जो औरत लंबी सी थी, लेकिन उस औरत को भी नहीं पता था। डॉक्टर मैलरी जिस चीज से भाग रहे थे, वो आवाज स्केटिंग की थी, और वो समझे कि वो आवाज पानी की। चलिए स्टूडेंट, 14 चैप्टर पे आते हैं, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर मैंने इस वीडियो में पूरा कवर नहीं किया, हाफ कवर किया है, लेकिन उसके बाद में इंशाल्लाह इसको पूरा कवर करूंगा। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एक टेक्स्ट है जो स्पीच से लिया गया, जिसको डिलीवर किया लियाकत अली खान साहब। पैदा कब हुए लियाकत अली खान साहब? अक्टूबर 1, 1895। 16 अक्टूबर को तो डेथ हुई थी 1951 में। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मुस्लिम लीग में लियाकत अली खान साहब जो है ऑनररी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एक टेक्स्ट है, एक स्पीच है जो लियाकत अली खान ने डिलीवर करी एट कांसास यूनिवर्सिटी अमेरिका। लियाकत अली खान ने अमेरिका का विजिट किस सन में किया? 1950 में। उनको एसिसिनेट किया, मार दिया गया एक इंतहा पसंद आदमी ने, फैनेटिक। एक पब्लिक मीटिंग जो रावलपिंडी में हो रही थी 1951 में, और लियाकत अली खान साहब को जो टाइटल मिला वो शहीद मिल्लत का मिला, क्योंकि पाकिस्तान के पहले शहीद थे बनने के बाद। लियाकत अली खान ने अपनी तकरीर डिलीवर करी 2 वजूहात की वजह से। पहले में तो उन्होंने ऑनररी डिग्री का जो है शुक्रिया अदा किया, दूसरे में उन्होंने अपना कंसर्न बताया वर्ल्ड अफेयर्स पे। सही है ना? अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उन्होंने जो है कंसर्न जो है इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान पे किया, तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें उसका
पहले पॉइंट में तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान का जिक्र किया था, आपको याद होगा। उस चैप्टर में उन्होंने कहा था कि आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर 2 रीजन। मैंने ये टॉपिक जो सिलेक्ट किया है 2 वजूहत की वजह से किया है। पहले में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था कि भैया मैं इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ कि जो आपने मुझे एजाज़ दिया ये मेरा एजाज़ नहीं है, ये मेरे मुल्क का एजाज़ है। दूसरे में उन्होंने वर्ल्ड अफेयर्स की बात की थी, क्योंकि चैप्टर का नाम है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। लियाकत अली खान साहब ने पॉइंट आउट किया कि सदियों पहले कुछ एक्सप्लोरर यूरोप से निकले थे एशिया को डिस्कवर करने के लिए, लेकिन उन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर लिया। लियाकत अली खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये बताऊं कि एशिया की डिस्कवरी अभी तक अकम्प्लिश मुकम्मल नहीं हुई, अभी बहुत कुछ एशिया में डिस्कवर होना बाकी है। लियाकत अली खान ने अमेरिकन को कहा कि वो उनकी मदद करने वाले एक ऐसे हिस्से को डिस्कवर करने में जिसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो उनको बड़ा प्यारा है, और वह हिस्सा क्या था? वो पाकिस्तान था। लियाकत अली खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक नई रियासत है और एक नई जमहूरियत है। लियाकत अली खान ने कहा कि 3 साल पहले पाकिस्तान एक नजरिया था और एक तमन्ना थी, लॉन्गिंग, तमन्ना थी। लियाकत अली खान साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका ने आज़ादी हासिल करी जिस तरह उन्होंने आज़ादी हासिल करी ब्रिटेन से। क्रिएशन के वक्त मुसलमान शाना बशाना रहते थे हिंदुओं के साथ, जो तकरीबन 300 मिलियन थे। मुसलमान 100 मिलियन थे, हिंदू मोस्टली हिंदू 300 मिलियन थे। मतलब जो 300 मिलियन लोग थे उसमें ज्यादातर हिंदू थे, तो इसलिए रेशो 3:1 का था। 3 नॉन मुस्लिम थे तो 1 मुस्लिम था। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान और इंडिया को एक होमोजीनियस स्टेट का, एक जैसी रियासत का कह रहे हैं। जब आज़ादी का वक्त करीब आया तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ब्रिटिश रूल जब जाएगा तो मुसलमानों के लिए उनकी जिंदगी एक परपीचुअल पॉलिटिकल मिनॉरिटी ही रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों के चले जाने के बाद मुसलमान गुलाम होंगे हिंदुओं के, मिनॉरिटी में रहेंगे, क्योंकि हिंदू 75% थे मोस्टली, जिसमें हिंदू थे, और मुसलमान सिर्फ 25%। उन्होंने कहा कि लंबे तजुर्बे ने और हिस्ट्री ने बात सिखा दी है कि रेशो 3:1 का है। बरतानिया जाएगा तो मुसलमानों की आज़ादी नहीं होगी, सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर होगा। इसलिए उनको हिंदुओं से भी आज़ादी चाहिए थी। मोनोथीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन वन एंड ओनली गॉड, जैसे मुसलमान है, और पॉलीथीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन मोर देन वन गॉड। Muslim believe in the Prophet of Arabia and Christ and the Prophet of Old Testament. The Muslim believe in equality of all men, while the Hindu believe in caste system. मुसलमान बराबरी को मानते हैं, हिंदू जात के निज़ाम को मानते हैं। The economic institution of Muslim were designed to promote the distribution of wealth. उन्होंने कहा कि हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी आपसे चेंज है। हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, जबकि जो हिंदुओं का इकोनॉमिकल सिस्टम है उसमें जो है द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम वर डिजाइन टू प्रमोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्करेज। और मुसलमानों का जो इंस्टीट्यूट है, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है, वो प्रमोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को और डिस्करेज करते हैं अन एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को, ऐसी दौलत को जो बिना कमाए जमा की जाए, ब्लैक मनी। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपके 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर आधा डिस्कस किया है। ये प्रोज सेक्शन की पहली वीडियो है, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी थोड़ी देर के बाद वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ एमसीक्यूज में आसानी होगी बल्कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आसानी होगी। ओके स्टूडेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।